गुड इवनिंग दोस्तों। ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ़िलहाल कुछ दिनों से 12वीं कक्षा के जो इंग्लिश बुक है उसके समरी को लेकर के आ रहे हैं और उस पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि पिछला जो हम लोग का लेक्चर हुआ था, पिछला जो वीडियो था, उसमें हम लोग जो लेसन 9 है, 9वां जो पाठ है, 9वां अध्याय जो है, उसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और उसके बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको हम लोग सीखे थे और उसको याद किए थे। ठीक है, और हमने आपको सिखाया था कि कैसे उसको पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा, इसमें हम लोग जो लेसन 10 है, जो 10वां अध्याय है 12वीं कक्षा के इंग्लिश बुक में प्रोज सेक्शन का, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिए। अब चूँकि देखिए, अब जो समरी का क्लास है या फिर जो भी लिटरेचर है, तो उसको हम लोग बोर्ड पे तो उतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। उसमें सारी चीज़ें जो है फिर लिखना और फिर उसको पढ़ाना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो इसलिए हम ये मेथड अपनाएं कि पहले जो है उसको एक पीपीटी के तौर पर बना करके, पीडीएफ के तौर पर बना करके, और फिर उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ें आराम से। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्लैरिटी रहेगी, सारी चीज़ें साफ साफ दिखेंगी भी आपको कि कैसे लिखना है, क्या करना है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ई पाठशाला संझौली जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल है, ई पाठशाला बाय दीपक शर्मा। तो उसमें आप जा करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ रेगुलर मिल जाएगा, सारे के सारे पीडीएफ उस पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सब लोग जो है ध्यान से थोड़ा सा सीखिए बातों को। देखिए, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये समरी है और ये किस लेसन का है, तो ये लेसन 10 का है। और लेसन 10 का नाम क्या है बाबू? तो इसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का मतलब क्या होता है कि एक यात्री जो है, ट्रेवलर्स मीन्स क्या होता है? यात्री। तो कह रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, यानी कि एक यात्री के आंखों के द्वारा देखा गया भारत जो है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी कि ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो आपका चैप्टर, ये जो लेसन है, ये किसी इंडियंस के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत में आकर के घुमा है, इंडिया में आकर के घुमा है, और इंडिया के बारे में जो भी चीज़ वो देखा है, जो भी चीज़ सीखा है, जो भी चीज़ महसूस किया है, फील किया है, तो उन सारी चीज़ों को ही इस लेसन में उसने लिख दिया है। ठीक है, और ये एक प्रकार का एस्से है जो कि भारत के ऊपर लिखा गया है, इंडियन कल्चर और इंडियन जो सिविलाइजेशन है, मतलब मेन इसके ऊपर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास को देखते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड देख पा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिए फर्स्ट स्लाइड को। क्या कर रहा है कि इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। यहाँ पर द नहीं होगा, क्या होगा? ए होगा। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज इज अ हिस्टोरिकल एस्से, यानी कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो लेसन है, ये क्या है? तो एक ऐतिहासिक निबंध है। ऐतिहासिक निबंध कहने का मतलब क्या हुआ कि इतिहास से इसका रिलेशन है। ठीक ना, इतिहास से जिसका रिलेशन होता है उसी का कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का ऐतिहासिक निबंध है। समझ गए ना? आगे देखिए क्या कर रहा है। विच हैज़ बिन रिटेन बाई पर्ल एसबक, और जिसे किसके द्वारा लिखा गया बाबू? तो जिसे पर्ल एसबक के द्वारा लिखा गया है। अब देखो, पर्ल एसबक जो है ये इसकी लेखिका हैं, ये फीमेल जो है फीमेल राइटर हैं। समझ गया ना? ये लेखिका हैं पर्ल एसबक, जिन्होंने इस निबंध को लिखा है। समझ गया ना? आगे देखिए क्या कर रहा है कि हेयर, यानी कि यहाँ द राइटर प्रेजेंट्स द पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि इस निबंध में यहाँ जो है, जो लेखिका है, तो लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने अपनी निजी जिंदगी जो है, जो उसकी व्यक्तिगत जो जिंदगी है, उसके रिकॉर्ड को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना है। तो उसने अपने निजी जिंदगी के कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, कुछ आंकड़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आंकड़े क्या हैं, उन्होंने इस लेसन में क्या बताया है। उन सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इन दिस एसे, यानी कि इस निबंध में
सी हैज़ एक्सप्रेस्ड, यानी कि उसने व्यक्त किया है, उन्होंने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया है? तो हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन पीपल। लेखिका ने इस निबंध में क्या व्यक्त किया है? तो लेखिका ने इस निबंध में व्यक्त किया है हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन पीपल, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, इंडियन पीपल मीन्स क्या हुआ? भारतीय लोग। तो भारतीय लोगों के प्रति जो उसका स्नेह है, जो गहरा स्नेह और गहरा जो प्रेम है भारतीय लोगों के प्रति, उस गहरे प्रेम और गहरे स्नेह को लेखिका ने इस निबंध में प्रस्तुत किया है, इस निबंध में उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, सब लोग ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि द राइटर सेज अबाउट हर विजिट टू इंडिया, यानी कि लेखिका जो है, लेखिका ने किस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा है, किस चीज़ के बारे में कहती हैं? तो लेखिका इस निबंध में अपने भारत में आगमन के बारे में कहती हैं, ठीक ना, कि भारत में जब वो आई थी तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी थी, तो उस चीज़ के बारे में लेखिका इस लेसन में कहती हैं। ठीक है, इस निबंध में कहती हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि सी सेज दैट, वह कहती हैं कि द पर्पज ऑफ हर विजिट, यानी कि यहाँ पर भारत में आने का जो उनका उद्देश्य है, तो द पर्पज ऑफ हर विजिट टू इंडिया, ठीक ना, यानी कि भारत में उनके आने का उद्देश्य, भारत में उनके आने का उद्देश्य वॉज नॉट टू सी, यानी कि वॉज नॉट टू सी द ताजमहल और फतेहपुर सिकरी और एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेसेज। ठीक है, लेखिका क्या कह रही है कि उनके भारत में आने का उद्देश्य न तो ताजमहल देखना था, यानी कि ताजमहल और फतेहपुर या फिर कोई अन्य जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको देखना नहीं था। समझ गए ना? लेखिका क्या कर रही है कि सी सेज दैट, यानी कि वह कहती हैं कि द पर्पज ऑफ हर विजिट टू इंडिया, यानी कि भारत में उनके आने का उद्देश्य वॉज नॉट टू सी द ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, यानी कि भारत में उनके आने का उद्देश्य ताजमहल या फतेहपुर सिकरी को देखना नहीं था, और एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेसेज, और ना ही किसी अन्य ऐतिहासिक जगह को देखने का उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो फिर उद्देश्य क्या था भाई, वो भी तो समझना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि बट सी सा ऑल दीज थिंग्स, उद्देश्य नहीं था लेकिन फिर भी जब आई है तो फिर देखी है। ठीक ना, उनके कहने का मतलब क्या है कि उनका उद्देश्य नहीं था कि भारत में जाकर के वो ताजमहल देखेंगे या फिर फतेहपुर सिकरी देखेंगे या फिर जो भी एनी अदर जो भी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जो स्थान है, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, उनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी वो जब भारत में आई तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा, इन्हें फील किया, इनकी बनावट को देखा और इनके इतिहास को भी उन्होंने थोड़ा सा बहुत समझा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल प्लेस को भी वो देखना नहीं चाहती थी, मतलब देखने का उद्देश्य नहीं था, मैं देखना चाहती नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, देखने का उद्देश्य नहीं था। जैसे देखो, मान के चलो आप जाते हैं कहीं पे, तो आपका कुछ मेन उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। तो वहीं देखिए, अब मान के चलिए आप आगरा गए, तो आगरा मान के चलो कि आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गए हो, इसको थोड़ा सा समझो। मान के चलो आप आगरा गए हो, तो आगरा आप क्या करने के लिए गए हो? जॉब का किसी इंटरव्यू देने के लिए गए हो। तो वहां पर मेन आपका प्रायोरिटी क्या है? इंटरव्यू देना। अगर आपसे पूछे कि आप ताजमहल देखने गए थे क्या आगरा, तो आपको ये कि ना ना ना, ताजमहल देखना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य क्या था? तो मेरा उद्देश्य था इंटरव्यू देना, जॉब का इंटरव्यू देना। लेकिन फिर भी हम जब गए आगरा में तो ताजमहल भी देखे। तो वही बात है यहाँ पर कि लेखिका क्या कर रही है कि मेरा इंडिया जाने का, मेरे भारत आगमन का, भारत घूमने जाने का जो उद्देश्य था वो ताजमहल या फिर फतेहपुर सिकरी या फिर कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को देखना नहीं था, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैं जब वहाँ पर गई तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा, ये लेखिका कह रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी विजिटेड इंडिया, यानी कि वो इंडिया आई थी, वो इंडिया गई थी, ठीक ना, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि वो भारत गई थी। और भारत वो किस लिए गई थी? तो वो भारत दो प्रकार के लोगों के समूह को देखने और उन्हें सुनने के लिए गई थी। समझ गए ना क्या कर रही है लेखिका? कि मैं भारत गई थी, लेकिन भारत मेरे जाने का उद्देश्य क्या था? तो दो प्रकार के लोगों से मिलना और उनके बारे में समझना, उनको सुनना था, ठीक ना। और ये दो प्रकार के लोग कौन थे? तो ये भी समझिए। तो लेखिका कह रही है कि इसमें से जो पहला कैटेगरी था वो समझिए। कह रही है कि द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज एंड द पीजेंट इन विलेज। कह रही है लेखिका
कि भारत में जाने का मेरा उद्देश्य क्या था, तो मेरा उद्देश्य था 2 प्रकार के लोगों से मिलना और उन्हें सुनना था, ठीक ना। 2 प्रकार के लोगों से मिलना, उन्हें देखना और उन्हें सुनना था मेरा उद्देश्य। और ये 2 प्रकार के लोग कौन थे, तो इसमें से जो पहला जो ग्रुप था, पहला जो समूह था, उसमें किसको रखा गया था, तो पहले ग्रुप में वो उन्होंने रखा है इंटेलेक्चुअल्स, यंग इंटेलेक्चुअल्स को, जो युवा बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी मतलब समझते हैं ना, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो वही कह रही हैं कि मेरा उद्देश्य जो है भारत में आने का, वो 2 प्रकार के लोगों से मिलने का था, जिसमें से पहला जो यहाँ पर ग्रुप है, पहला ग्रुप क्या था, तो यंग इंटेलेक्चुअल्स का था, युवा बुद्धिजीवियों का था, इन सिटीज, जो कहाँ रहते थे, तो जो शहरों में रहते थे, एंड द पीजेंट इन विलेज, और उन किसानों को भी देखना और सुनना था जो गांवों में रहते थे। तो ये 2 प्रकार के लोगों से मिलना मेन लेखिका का यहाँ पर उद्देश्य है, समझ गए ना। तो लेखिका के पूछेगा कि अगर वो किसको देखना चाहती थी या फिर किससे मिलने के लिए इंडिया आई थी, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 प्रकार के लोग, जिसमें से एक हो जाएंगे आपके यंग इंटेलेक्चुअल्स यानी कि युवा बुद्धिजीवी, और दूसरे कौन, दूसरे हो जाएंगे पीजेंट यानी कि किसान, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझिए आप लोग। कह रहा है कि सी मेट द यंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि उन्होंने मिला, सी मेट मीन्स क्या हुआ कि वह मिली द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन स्मॉल रूम्स, यहाँ पर एंड नहीं होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इन, यहाँ पर क्या होगा, इन होगा। तो समझिए बात को। कह रहा है कि सी मेट द यंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि वह युवा बुद्धिजीवियों से मिली, कहाँ मिली, तो इन स्मॉल रूम्स इन सिटीज, यानी कि शहरों में छोटे छोटे कमरों में वह युवा बुद्धिजीवियों से मिली। यानी कि उस समय युवा बुद्धिजीवी जो है वो अपने आप को छिपा करके और कहाँ रख रहे थे, शहरों में रह रहे थे, वो छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे। तो वहीं उन कमरों में जाकर के वो उनसे मिली और उनके बारे में उन्होंने समझा कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सी हियर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, ठीक ना। कह रही है कि उन्होंने युवा बुद्धिजीवियों से उनके प्लानिंग के बारे में सुना कि स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए उनके प्लानिंग क्या थे, उनके प्लान्स क्या थे, उनकी योजनाएं क्या थी, ठीक ना। कह रहा है कि सी हियर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता को लेकर के उनके योजनाओं को लेखिका ने सुना, उसने सुना, समझ गया ना। आगे कह रही है कि सी फाउंड देम एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, जो लेखिका है वह कह रही है कि उन्होंने जो बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और निराश पाया, ठीक ना। कह रही है कि सी फाउंड देम एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, यानी कि उसने उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा निराश पाया, ठीक ना, निराश पाया। तो क्यों, इसका कारण क्या था वो समझिए। बिकॉज, क्योंकि इंग्लैंड हैड ब्रोकन, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने वादा को तोड़ा था, ब्रोकन द प्रॉमिस, करा है ना कि क्योंकि इंग्लैंड ने अपने प्रॉमिस यानी कि अपने वादे को तोड़ा था। और कौन सा वादा था, टू रीस्टोर इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि देखो इंग्लैंड ने प्रॉमिस किया था भारतीय लोगों से कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हैं तो हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में आपके देश को क्या कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे, आपको हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था भारतीयों से, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उन्होंने भारतीयों को आज़ाद नहीं किया। तो वहीं लेखिका कह रही है कि इन सारी घटनाओं से, यानी कि देखो प्रॉमिस किए थे ब्रिटेन वाले कि हम आपको छोड़ देंगे, तो प्रॉमिस तो अपना तोड़ दिया ना। तो वही लेखिका कह रही है कि जो यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, तो वो इंग्लैंड ने जो अपना वादा तोड़ा था कि हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको हम आज़ाद कर देंगे, तो अपने वादे को जो इंग्लैंड ने तोड़ दिया, तो इससे भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ठीक ना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सो द इंटेलेक्चुअल्स वर रेस्टलेस, चूंकि इंग्लैंड ने अपने वादे को तोड़ दिया था और इसलिए जो भी इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो भी बुद्धिजीवी थे, वह रेस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन थे। रेस्टलेस मीन्स क्या होता है बाबू, तो रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। तो इसलिए जो युवा बुद्धिजीवी थे शहरों में, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। दे हैड प्लान्ड टू रिबेल अगेंस्ट इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या कर रही है लेखिका कि दे हैड प्लान्ड, यानी कि उन्होंने योजना बनाया था, किसने, तो जो युवा बुद्धिजीवी हैं उन्होंने योजना बनाया था। क्या योजना बनाया था भाई, तो टू रिबेल अगेंस्ट इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ
बगावत करने की योजना बनाए थे, ठीक ना, कौन, युवा बुद्धिजीवी, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बगावत करने का, विद्रोह करने का योजना बनाया था, ठीक है। आगे देखिए क्या करा कि द राइटर विजिटेड रूरल इंडिया, यानी कि जो लेखिका हैं, तो लेखिका रूरल इंडिया यानी कि गांवों में गई, ठीक ना, जो ग्रामीण भारत है, रूरल इंडिया का मतलब क्या होगा, ग्रामीण भारत। तो द राइटर विजिटेड रूरल इंडिया यानी कि लेखिका जो है वो ग्रामीण भारत में गई, एंड सी वॉज शॉक्ड टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट, और गांव में जाने के बाद में उन्होंने जब किसानों की दयनीय स्थिति को देखा तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। तो वहीं कह रहा है कि सी वॉज शॉक्ड यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गई, टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट, यानी कि किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर वो क्या रह गई, तो वो चकित रह गई, समझ गए ना, वो आश्चर्यचकित रह गई। आगे देखिए क्या करा कि सी फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द कंडीशन ऑफ इंडियन पीजेंट यानी कि भारतीय किसानों की स्थिति वॉज वर्स देन द चाइनीज, चाइनीज किसानों के अपेक्षा जो है भारतीय किसानों की स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ये कौन कह रही है, ये लेखिका कह रही है कि जब वो गांव में गई तो उन्होंने देखा कि जो भारतीय किसान है, तो भारतीय किसानों की स्थिति चाइनीज किसानों की अपेक्षा भी क्या था, बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक ना। आगे देखिए क्या करें कि द राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई इंडियन कल्चर, लेकिन साथ ही साथ जो लेखिका है वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा मतलब जो है इम्प्रेस हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, समझ गया ना, लेखिका भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बहुत प्रभावित हुई। कह रहे कि सी वॉज फैसिनेटेड बाई द ज्वाइंट फैमिली। देखो सी वॉज फैसिनेटेड का मतलब होता है कि वह मोहित हो गई, किससे मोहित हो गई, तो देखो बाय द ज्वाइंट फैमिली लाइफ ऑफ इंडियन, ठीक ना, भारतीयों की जो एक संयुक्त परिवार में जीने की जो एक जो जिंदगी थी, उससे जो संयुक्त पारिवारिक जीवन जो था भारतीयों का, उससे जो लेखिका है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोहित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई, ठीक ना। अब देखो आगे कह रहा है कि ही वॉज लिविंग इन विलेज, जो कहाँ रहते थे, तो जो गाँवों में रहते थे। अभी भी आप गाँव में जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे जो फैमिली हैं वो क्या हैं, एक साथ जो है पूरे जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं। लेकिन शहरों में ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता, शहरों में छोटे छोटे फैमिली पाए जाते हैं, लेकिन गांव में जाइएगा तो गांव में अभी भी क्या है ना कि अभी भी बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो जॉइंट रूप से रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, ठीक ना। तो उन्हीं संयुक्त परिवारों को, चूंकि ये जब आई है इंडिया में, तो उस समय इंडिया गुलाम हुआ करता था, और उस समय गाँवों में सभी लोग जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहा करते थे, संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे। तो जो ज्वाइंट फैमिली है, जो संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त पारिवारिक जीवन को देख करके और जो लेखिका है वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई है, मोहित हो गई है, तो उसी को इसने यहाँ पर कहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी सा दैट, उसने देखा कि द पीपल वर बेसिकली कल्चर्ड एंड डीपली रिलीजियस। देखिए बात को समझिए, क्या कर रही है कि सी सा दैट, यानी कि उसने कहा कि द पीपल वॉज बेसिकली कल्चर्ड, यानी कि जो लोग हैं तो लोग मूल रूप से सांस्कृतिक हैं, एंड डीपली रिलीजियस, और गहरे धार्मिक हैं, यानी कि धर्म के प्रति उनकी आस्था क्या है, बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। आगे देखिए बाबू क्या कह रहा है कि द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, यानी कि घर के जो मालिक हैं, मास्टर मीन्स क्या होता है यहाँ पर, मालिक, तो घर के मालिक का घर के सभी सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता था, आदर किया जाता था। ये लेखिका कह रही है कि जब भारत में वो गई गांव में घूमने के लिए, तो गांव में जो घर के मालिक हैं उनका सभी लोग क्या करते थे, घर के सभी सदस्य क्या करते थे, आदर करते थे, ठीक ना। वेयर ही इज फिजिकली फिट और नॉट, भले ही वो फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से भले ही वो फिट हो या फिर ना हो। जैसे देखिए गांव में जाइएगा तो जो दादाजी हैं उनको क्या कहा जाता है, वो घर के मालिक होते हैं मेन। तो दादाजी भले ही बूढ़े हो गए हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता था, उस समय उनका आदर किया जाता था, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लेखिका बता रही है कि जब वो भारत में गई तो उसने देखा कि द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी कि घर के जो मालिक हैं, वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, उन्हें सबके द्वारा आदर किया जा रहा है, वेयर ही इज फिजिकली फिट और नॉट, भले ही वो
फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से फिट हो या ना हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनका सब लोग क्या कर रहे थे, आदर कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए क्या करें कि द राइटर सेज दैट सेल्फलेस मैन कुड बी द रूरल लीडर ऑफ इंडियन पीपल। लेखिका क्या कर रही है, द राइटर सेज दैट यानी कि लेखिका कहती है कि सेल्फलेस मैन कुड बी रूरल लीडर्स ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, यानी कि जो भी स्वार्थहीन व्यक्ति है, तो कोई भी स्वार्थहीन व्यक्ति ग्रामीण भारत में लोगों का क्या हो सकता था, ग्रामीण जो मतलब जो भारतीय लोग हैं, तो भारतीय लोगों का ग्रामीण नेता बन सकता था। रूरल लीडर का मतलब क्या होता है, ग्रामीण नेता, समझ गया ना। तो लेखिका कह रही है कि कोई भी जो स्वार्थहीन व्यक्ति जो है, निस्वार्थ व्यक्ति जो है, वो ग्रामीण नेता बन सकता था भारतीय लोगों का। भारतीय लोग जो हैं वो किसी को भी अपना ग्रामीण नेता बना सकते थे, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, वो स्वार्थहीन होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि इंडियन हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर लीडर्स, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, तो भारतीय लोगों में अपने नेताओं के प्रति, अपने लीडर के प्रति बहुत ज़्यादा क्या था, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, बहुत ज़्यादा आदर था, अपने नेताओं के प्रति बहुत ज़्यादा आदर था। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन देयर ओपिनियन, यानी कि उनके विचार में ए मैन कैन बी देयर लीडर, एक व्यक्ति उनका नेता हो सकता था, एक व्यक्ति उनका नेता हो सकता था, हु इज ऑनेस्ट, जो क्या हो, जो ईमानदार हो, एंड ट्रस्टवर्दी, और क्या हो, और भरोसेमंद हो। तो कोई भी व्यक्ति उनका नेता हो सकता था जो क्या हो, तो जो ईमानदार हो और भरोसेमंद हो, समझ गया ना। तो वैसे इंसान को वो अपना नेता चुन सकते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि 10 इस प्रकार द राइटर प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ इंडिया एज शी सा एंड अंडरस्टूड हरसेल्फ, यानी कि इस प्रकार से जो लेखिका है, तो लेखिका ने भारत की एक तस्वीर को इस निबंध में पेश किया है, जैसा उसने भारत में आकर के देखा और उसने खुद से जो महसूस किया, खुद से जो समझा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उसने एक तस्वीर, उसके माध्यम से जो है, उसके माध्यम से उसने एक यहाँ पर भारत की तस्वीर इस निबंध में पेश की है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हर एक्सप्रेशन अबाउट इंडिया, यानी कि भारत के प्रति उसका जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, अभिव्यक्ति, तो भारत के प्रति उसकी जो अभिव्यक्ति है, तो कह रहा है कि सूज हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन पीपल, उससे उसके भारतीय लोगों के प्रति जो एक गहरा स्नेह और गहरा जो प्रेम है वो प्रदर्शित होता है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस निबंध में, इस एसे में लेखिका ने जो भी चीज़ें कही हैं उससे क्या पता चलता है कि उसका भारतीय लोगों के प्रति गहरा स्नेह है, और वो भारतीय लोगों से गहरा प्रेम करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इस निबंध के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये निबंध पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास में, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग का जो यूट्यूब फैमिली है, ई पाठशाला फैमिली, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सके, और हम और भी अच्छे अच्छे बैच और अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम आपके लिए अवेलेबल करा सकें। जितने ही ज़्यादा लोग जुड़िएगा, देखिए हमारा टारगेट है कि अब चूँकि देखिए लॉकडाउन में हम पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे, तो हमारा टारगेट है कि जब तक हम लोग का समरी का क्लास हो, तो समरी का क्लास कंप्लीट होते होते, समरी चूँकि वैसे भी चल जाएगा, इसमें कोई लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो समरी जब कंप्लीट होगा तब तक हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा जो है कम से कम 2000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि इतना अगर हम लोग का माइलस्टोन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हम आपको लाइव जो है ऑब्जेक्टिव सेशन चलाएंगे। क्योंकि देखिए मोबाइल से लाइव ऑब्जेक्टिव सेशन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि यहाँ पर आपको मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक ना, जो कि अभी नहीं है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा जोर लगा दीजिएगा तो सब्सक्राइबर उतने हो जाएंगे, और अगर उतने सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं तो फिर हम आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर ही ऑब्जेक्टिव सेशन चलाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और वो जो ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश का ही नहीं रहेगा, बल्कि और भी जो सब्जेक्ट होंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर बायोलॉजी हो, तो इन सारे सब्जेक्ट का आपको हम वीडियो अवेलेबल कराएंगे। 4 सब्जेक्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर आपका इंग्लिश का, और फिर हिंदी का भी करवा देंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनसे कहिए वीडियोज़ को शेयर करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, ताकि चैनल ग्रोथ हो, और चैनल ग्रोथ होगा तो आप लोग का भी ग्रोथ होगा। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।